नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैटल स्टडी पर। आज हम यूपीएससी पैट 2025 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़े प्राचीन भारतीय इतिहास और इसका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। क्लास स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी पैट का सिलेबस में प्राचीन भारतीय इतिहास की भूमिका देख लेते हैं। इसमें 12 टॉपिक आते हैं और 5 अंकों के। ये टॉपिक इस प्रकार हैं। पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, फिर बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, फिर जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी की जीवनी एवं शिक्षाएं, फिर मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक, फिर गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर हर्षवर्धन, फिर राजपूत काल, फिर मुगल साम्राज्य, फिर मराठा, फिर उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर लास्ट टॉपिक है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था। इस प्रकार 12 टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 ही अंकों के होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है, अर्थात अतीत का यह अध्ययन इतिहास कहलाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इसका अन्य नाम था हरिदत्त। हेरोडोटस यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। इस काल का मानव लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था तथा इसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसके साक्ष्य के तौर पर पत्थर ही मिले। फिर आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से तो परिचित था, परंतु वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। इस प्रकार की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। फिर है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है। अब देख लेते हैं इतिहास के डेट के बारे में। तो वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। अब ईसा मसीह के जन्म से हम 1 ईस्वी मानते हैं और इसके 78 वर्ष बाद शक संवत आया। ईसा मसीह के 319 वर्ष गुप्त संवत आया। ईसा मसीह के जन्म के 322 वर्ष बाद हिजरी संवत आया। ईसा मसीह के जन्म के 583 बाद इलाही संवत आया। ईसा मसीह के 58 वर्ष पहले विक्रम संवत आया और 527 वर्ष पहले महावीर संवत आया और 544 वर्ष पहले बुद्ध संवत आया। अगर ईसवी संवत में 57 जोड़ दें तो विक्रम संवत आ जाता है और ईसवी संवत से 78 घटा दें तो शंख संवत आ जाता है। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने शंखों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया। शक संवत कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया। हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब के मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में चलाया गया। फिर इलाही संवत अकबर द्वारा आरंभ किया गया। अब देखते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ये 3 प्रकार के स्रोत हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य है। साहित्यिक स्रोत में देखेंगे तो ये 2 प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की बात करें तो इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत और रामायण हैं। लौकिक साहित्य की बात करें तो इसमें बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म, ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ आते हैं। विदेशी यात्रा के विवरण की बात करें तो ये भारत में 3 जगहों के लेखक मिलते हैं, जिसमें यूनानी रोमन लेखक और चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी लेखक कौन कौन थे? वे थे टेरियस, हेरोडोटस, टोलमी, मेगास्थनीज, डायमेकस और प्लिनी। फिर चीनी लेखक की बात करें तो चीनी के लेखक थे फायान, हेनसांग और सिंह। फिर अरबी लेखक की बात करें तो ये तारानाथ और अलबुरुनी थे। अब लास्ट है पुरातात्विक साक्ष्य
की बात करें तो इसमें अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन और मूर्तियां, चित्रलेख मिलते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो इसमें 4 वेदों का वर्णन मिलता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं। आरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठकर। इनकी संख्या है 108। सूत्रों की संख्या है 4, जिसमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र हैं। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष और उग्रशिरवा। इनकी संख्या है 18। अब कुछ ग्रंथ और उनकी रचनाएं और तथा विवरण देख लेते हैं, जिसमें पहला है रामायण और इसके रचयिता हैं वाल्मीकि। इसमें भगवान श्री राम के जीवन का विवरण मिलता है। फिर है महाभारत और इसके रचयिता हैं महर्षि व्यास। फिर है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। फिर आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, यह प्रथम राजनीतिक ज्ञान था। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पढ़िनी और यह पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक जानकारी, संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा और ग्रंथ भी देख लेते हैं। इसमें वार्तिक के रचयिता हैं कात्यायन और इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक दशा का वर्णन है। फिर है महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित। इसमें आरंभिक शुंगकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी है। फिर है मालवी के अग्निमित्रम। इसमें इसके रचयिता हैं कालिदास। इसमें प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद है बुद्ध चरित्र। इसके रचयिता हैं अश्वघोष। इसमें गौतम बुद्ध के विविध चित्रों का वर्णन मिलता है। फिर मुद्रा राक्षस, इसके लेखक हैं विशाखादत्त। फिर है मृच्छकटिम, इसके लेखक हैं शूद्रक। इसमें गुप्त काल का वर्णन मिलता है। फिर है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगानंद के लेखक हैं हर्षवर्धन। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। इसमें हर्षकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद है विक्रमादेव चरित्र, इसके लेखक हैं बिल्हण। उसके बाद है रजतगिरी के लेखक हैं कल्हण और कुमारपाल चरित्र के लेखक हैं हेमचंद्र। प्रागैतिहासिक काल का जनक रावणवुर्शफुट को कहा जाता है। रावणवुर्शफुट ने तमिलनाडु के पलवरम यानी कि चेन्नई नामक पुरा स्थल से 1863 ईस्वी में हस्त कुठार की खोज की थी। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल। यह 2 भागों में बटा है, पाषाण काल और धातु काल। पाषाण काल 3 भागों में बटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण का अर्थ है पत्थरों का काल। अब हम देख लेते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल से मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। इस काल से पत्थरों से निर्मित हथियार प्राप्त हुए हैं। इस काल में मनुष्य के जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्य शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। इस समय के मनुष्य ग्रेटो जनजाति के थे तथा मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस काल के मनुष्य ने आग का आविष्कार तो कर लिया, परंतु उसके प्रयोग से परिचित नहीं था। फिर पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसमें पहला स्थल है पहलगाम, जो कश्मीर में स्थित है। यहाँ से लिद्दर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। फिर है हथनोर मध्य प्रदेश में है। यह नर्मदा घाटी के निकट मानव की खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला। फिर भीमबेटका, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे पुराना मानव निर्मित पत्थर गुफा का घर मिला। फिर आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से शिल्प उपकरण प्राप्त हुए। फिर लोधा नाला, जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से बेलन नदी घाटी में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई तथा पशुओं के अवशेष मिले। फिर है पलवरम और यह तमिलनाडु में स्थित है।
भारत में सर्वप्रथम हाथ की कुल्हाड़ी का प्रथम प्रमाण। फिर है अतिरपक्कम, यह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से कुल्हाड़ी व पत्थरों द्वारा निर्मित अन्य उपकरण प्राप्त हुए। फिर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव छोटे पत्थरों के औजार का प्रयोग करने लगा, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुए। इस काल में सबसे बड़ा स्थल राजस्थान में बागोर था। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण काल के 2 शिलाश्रय मिले, जिसमें पहला है जम्बूद्वीप, दूसरा है डैरोथी द्वीप। इस काल में कुत्तों को प्रथम पालतू पशु बनाया। इस काल के मनुष्य ने कृषि करना तो आरंभ कर दिया, परंतु वे स्थायी रूप से कृषि नहीं करते थे। अब मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसमें पहला स्थल है बागोर, जो राजस्थान में स्थित है। यह सबसे बड़ा मध्य पाषाणी आवास स्थल, जिसका उत्खनन बी.एन. मिश्रा ने किया। फिर है लगनाज, यह गुजरात में है। यहाँ से रेत के ठोस टीले व 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। उसके बाद है सराय की नहर, यह उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मृतक संस्कार विधि व हत्या का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। फिर है मैदा, यह भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखते हैं नवपाषाण काल को। इस काल में सबसे पुरानी बस्ती बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इस काल में मानव पोलिसदार नुकीले पत्थरों के औजार व हथियार का प्रयोग करते थे। वुरजहोम में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया। कोल्डिहवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जहां चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इस काल के मानव कृषि करने के लिए स्थायी घर बनाकर रहने लगे। नवपाषाण काल में पहिए व कृषि का आविष्कार हुआ। संत कबीर नगर में लोहरा देव से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में मानव पत्थर व तांबे के औजारों का प्रयोग करता था। सर्वप्रथम तांबा को औजारों के रूप में प्रयोग किया गया। इसका प्रमाण अतिरंकम मद्रास से तांबे की कुल्हाड़ी था। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी, जबकि कांस्य युगीन संस्कृति नगरीय निवासी थे। अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल के समय विश्व में जो सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे है। फिर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह दजला व फरात नदी के किनारे है। फिर है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे है। उसके बाद है चीन की सभ्यता, वांग हो नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को। प्रागैतिहासिक काल में अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। परंतु बाद में इस काल के स्थल अन्य नदियों के किनारे भी मिले, तो इस सभ्यता का नाम परिवर्तित करके इस क्षेत्र में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। इसी के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। इस विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक जॉन
मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम सैनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एक त्रिभुजाकार था, जिसमें उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है, पश्चिम में सुतकोंडोर बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में दासक नदी के किनारे स्थित है, दक्षिण में है देमाबाद, यह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। फिर है पश्चिम में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर सहायक सड़कों पर खुलते थे। मुख्य सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी बनाई जाती थी। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया। नगर की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर एक दीवार बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4:2:1 में थी। यहाँ पर ढकी हुई नाली भी मिलती है। चावल के उत्पादन का साक्ष्य लोथल व रंगपुरा से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता से गन्ने का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। लोथल व सौराष्ट्र से बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के और पॉइंट देख लेते हैं। इसमें विश्व में कपास उगाने वाले सिंधुवासी प्रथम थे, इसलिए यूनानियों ने इन्हें सिड्डन कहा। सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, घोड़ा, बाघ, हाथी जानवरों का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इस सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था तथा व्यापार द्वारा अपनी मोहर की छाप लगाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी, कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चहुंदड़ों से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर नाप के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव मिली। सैंधव नगरों की खुदाई में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सामान्यतः यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। काल का निर्धारण कार्बन डेटिंग यानी कि C14 द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें मोहनजोदड़ो पहला स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के उल्लेख नहीं मिलते, परंतु सामूहिक नर कंकालों के अवशेष मिला था। मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य, एक मुद्रा पर नाप के साक्ष्य, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं और सबसे चौड़ी सड़क यानी कि 10 मीटर चौड़ी सड़क, कांसे की बनी नर्तिका की मूर्ति। उसके बाद है हड़प्पा। यह पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में करवाई। सर्वप्रथम इसका उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 में किया गया। यह दूसरा सबसे बड़ा शहर था। यहाँ कांसे की बैलगाड़ी, श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी के ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान मिले। उसके बाद है रोपण। यह पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने इसका उत्खनन कराया। इसके बाद
1953-55 के दौरान जगदत्त शर्मा ने इसका पुनः उत्खनन कराया। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला। उसके बाद है राखीगढ़ी। यह सूरजभान ने हिसार के घाघर नदी के किनारे 1969 ईस्वी में उत्खनन कराया। यहाँ से ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली। इसके बाद है चहुंदड़ो। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। चहुंदड़ों से ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के चिन्ह मिले। यहाँ से मानके बनाने के कारखाना, लिपस्टिक, कांस्य की गाड़ी, काजल, पाउडर, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का आंकन वाली मुद्रा मिली। उसके बाद है धोलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जगपत जोशी द्वारा की गई थी, जबकि इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। यह एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभक्त था। यहाँ से कच्ची ईंटों का मकान, बड़ी संख्या में पुलिसदार श्वेत पत्थर, सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में मिले। उसके बाद है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। इसे गुजराती भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यहाँ से चावल के अवशेष, जहाजों का गोदीबाड़ा, 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण, पूर्ण हाथी दांत, चलाक लोमड़ी के चिन्ह और अग्नि वेदिका मिली। अब हम और कुछ प्रमुख नगरों के बारे में बात करें तो जिसमें कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज करी थी अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने। 1953 में करी अमलानंद घोष ने और ब्रजवासी लाल ने 1960 में की। यह घाघर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ, 172 फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर है बनावली, जो हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में सरस्वती नदी के किनारे की। यहाँ से जो मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पहिए प्राप्त हुए। फिर है रंगपुरा, जो गुजरात में स्थित है। इसका उत्खनन माधव स्वरूप बस्त ने कराया 1931 में। यह मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के अवशेष, धान और भूसी मिली। फिर है सुरकोटदा, यह कच्छ गुजरात में स्थित है। इसकी खोज की जगपत जोशी ने 1964 में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डी, तराजू का पड़ल, कलश समाधान। फिर है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके उत्खनन जगपत जोशी व मधुबाला ने किया 1982 में। यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मृद भांड तथा मिट्टी के ठीकरे मिले। उसके बाद आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। इसके उत्खनन करता है जगदत्त शर्मा और 1958 में इसका उत्खनन हुआ। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से रोटी बनाने की चौकी तथा कटोरों के अनेक टुकड़े मिले। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है। ऑप्शन ए है लगनाज, बी है बीरभानपुर, सी है आदमगढ़ और डी है चोपनी मोंडो। इसका सही आंसर है आदमगढ़। फिर दूसरा क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका ऑप्शन ए है नवपाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में, सी है पुरापाषाण काल में, डी है प्रोटो
ऐतिहासिक काल में। इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी है शिवालिक पहाड़ियों पर, सी है नलमाला पहाड़ियों पर और डी है नर्मदा घाटियों पर। इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी पर। फिर चौथा क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है बाजरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जौ। फिर पांचवा क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। ऑप्शन ए है सराय की नहर से, ऑप्शन बी है दमदमा से, ऑप्शन सी है मेहदा से, ऑप्शन डी है लगनाथ से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दमदमा से। फिर छठा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका ऑप्शन ए है कोल्डी हवा से, ऑप्शन बी है लहुरा द्वीप से, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी है टोकबा से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लहुरा द्वीप से। फिर सातवां क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका ऑप्शन ए है अंजरा से, ऑप्शन बी है दम्ब सैदात से, ऑप्शन सी है कीली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? इसका ऑप्शन ए है ओदे से, ऑप्शन बी है बोरी से, ऑप्शन सी है बागोर से, ऑप्शन डी है लखनिया से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बागोर से। फिर 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरस्थल से पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए? इसका ऑप्शन है आमरी से, ऑप्शन बी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी है कोट दीजी से, ऑप्शन डी है कालीबंगा से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़ से। फिर क्वेश्चन 9 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गुफाओं के शैल चित्र से, ऑप्शन बी है खनिज से, ऑप्शन सी है बौद्ध प्रतिमाएं से, ऑप्शन डी है सोन नदी के उपागम स्थल से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र से। फिर अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है बुर्ज होम से, ऑप्शन बी है कोल्डी हवा से, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी से और ऑप्शन डी है सगन कल्लू से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बुर्ज होम से। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है मार्टिमर हिलर, ऑप्शन डी है जेम्स परसेप। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है चेन्नई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भोपाल में। फिर है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु और ऑप्शन डी है नीला। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाल। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन ए है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ऑप्शन सी है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी है उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी है उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता थी।
फिर अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका ऑप्शन ए है पूर्व आर्य से, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से और ऑप्शन डी है कुषाण काल से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व आर्य काल से। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही प्रयोग कीजिए। तो लोथल से हमें मिलता है गोदीवाड़ा यानी कि ए का 2। फिर कालीबंगा से मिलता है हमें जुते हुए खेतों यानी कि बी का 1। और धोलावीरा से मिलता है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह का शिलालेख। और बनावली से मिलता है पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है कालीबंगा में, ऑप्शन सी है हड़प्पा में, ऑप्शन डी है लोथल में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा में। फिर अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है कालीबंगा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन ए है नगरों में नालिया का सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी और ऑप्शन डी है लोग लोहे से परिचित थे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिए गए हैं हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और सूची 2 में नदी जिस पर अवस्थित है। इसमें देखेंगे हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे यानी कि ए का 3। कालीबंगा है घाघर नदी के किनारे यानी कि बी का 2। और लोथल है भोगवा नदी के किनारे यानी कि सी का 1। और डी रोपण है सतलज नदी के किनारे यानी कि डी का 4। इस प्रकार हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का पहचान कर चयन कीजिए। इसमें नंबर 1 पर है कालीबंगा, नंबर 2 पर है लोथल और नंबर 3 पर है आलमगीरपुर और नंबर 4 पर है हुल्लास। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आलमगीरपुर और हुल्लास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल था। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राखीगढ़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल। फिर अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियां हैं। नंबर 1 है सिंधु, नंबर 2 है चेनाब, नंबर 3 है झेलम और नंबर 4 है गंगा। इसमें हमें बताना है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के तट पर थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी पर भी थी, चेनाब पर भी थी, झेलम पर थी, पर गंगा पर नहीं थी। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन डी है विष्णु की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पशुपति की। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ऑप्शन ए है तांबा की, ऑप्शन बी है स्वर्ण की,
ऑप्शन सी है चांदी की, ऑप्शन डी है लोहा की। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लोहे की। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो बात बिल्कुल ठीक है ये। फिर दू, फिर दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर को विकसित किया था। तो ये भी बात ठीक है। फिर तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग का पता नहीं था। यह बात गलत है। हड़प्पा काल के लोगों को तांबे का ज्ञान था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का पहला और दूसरा ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला। ऑप्शन ए है कालीबंगा में, ऑप्शन बी है लोथल में, ऑप्शन सी है धोलावीरा में, ऑप्शन डी है बनावाली में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लोथल में। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है संगोल, ऑप्शन सी है कालबंगा, ऑप्शन डी है धोलावीरा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी धोलावीरा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया गया। और इसका ऑप्शन ए है धोलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है रोपड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए धोलावीरा। फिर अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। मांडी उत्तर प्रदेश में है और मांडा है जम्मू कश्मीर में। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। इसका ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है चौहुंदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला। इसका ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है भेड़ और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी घोड़ा। फिर अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है हाथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए शेर। फिर अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। तो इसका यह कथन ठीक है। फिर दूसरा है उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो यह कथन भी ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगर आपको यह हमारी वीडियो ठीक लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।